ओके, ये हमने कर लिया था पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स किस तरह काम करता है, ठीक है। ग्रुप्स बेसिकली ट्रांसफ़र होते रहते हैं। सबसे पहले टीपीपी ट्रांसफ़र हुआ था तो हाइड्रोक्सीथाइल टीपीपी बन गया था। फिर हाइड्रोक्सीथाइल ग्रुप लिपोइक एसिड को ट्रांसफ़र हुआ था तो एसिटाइल लिपोमाइड बन गया था। इसी तरह उसके बाद उसने एसिटाइल ग्रुप दे दिया था, कोए एसएच ने कोए दे दिया था, लिपोमाइड बन गया था। वो वापस ऑक्सीडाइज हो गया तो लिपोइक एसिड बन गया था, ठीक। अब यहाँ पे इसने अपनी लिपोमाइड रिड्यूस फॉर्म में था तो इसमें रिड्यूसिंग पावर जो एफ को दी थी, FeDH2 बन गया था। वो अपनी रिड्यूसिंग पावर NAD को देगा, NADH बन जाएगा, ठीक। अब इसमें ये सारे एंजाइम को एंजाइम मिल के जो प्रोसेस करवा रहे हैं, अल्टीमेटली हमें पायरुवेट से तो एसिटाइल को एंजाइम A ही चाहिए इसमें, ठीक। जो एक मॉलिक्यूल है पायरुवेट का वो हमें NADH एक दे रहे हैं। एक NADH 2.5 ATP देता है। इसका मतलब है कि अगर 2 पायरुवेट होगी तो वो 2.5 × 2 5 ATP देंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल एक ये होता है कि जो लिपोइक एसिड है ये इंपॉर्टेंट कोएंजाइम है। आर्सेनेट जो होता है वो इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। ये आर्सेनिक पॉइजनिंग नहीं होता है कि आर्सेनेट जो है वो लिपोइक एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं इसके साथ, क्योंकि इसमें SH बॉन्ड होता है, सल्फ हाइड्राइल ग्रुप होता है, उसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसकी वजह से लिपोइक एसिड अपना काम नहीं कर सकता एज अ कोएंजाइम, ठीक है। लिपोइक एसिड अपना काम नहीं कर सकते एज अ कोएंजाइम, मीन्स कि वो आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगा ग्रुप को, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि पायरुवेट जो है वो आगे कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि पूरा रिएक्शन ही नहीं होगा तो पायरुवेट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पायरुवेट एक्यूमुलेट होगा तो वो एरोबिक रिस्पायरेशन में जाए, एनएरोबिक में चला जाएगा, लैक्टेट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से देयर विल बी सिम्टम ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू डेथ इन सिवियर कंडीशन, ठीक है। अब ये हो गया जी फर्स्ट स्टेप हमारा क्रेब्स साइकिल का। अच्छा, अब इसकी अगर मैं आपको रेगुलेशन बताऊँ, PDH कॉम्प्लेक्स किस तरह रेगुलेट होता है। जो PDH कॉम्प्लेक्स है ये इसकी एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। और ये PDH कॉम्प्लेक्स B जो होता है ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म है। इनएक्टिव फॉर्म बोलते हैं जिसमें इसके ऊपर फॉस्फेट अटैच होता है। अब दो एंजाइम्स हैं जो रेगुलेट करते हैं, PDH काइनेज, ठीक है, जो मोस्टली टिश्यूज़ में होता है, और PDH फॉस्फेट जो होता है ये स्पेशली मसल में ज़्यादा होता है, ठीक है। सो PDH काइनेज की अगर मैं बात करूँ तो ये एंजाइम क्या करेगा, जब इसने PDH कॉम्प्लेक्स को एक्टिव करवाना होगा तो ये फॉस्फेट लूज़ करवा देगा, ATP की सिंथेसिस कराएगा तो ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि PDH काइनेज, ओके जी, यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि PDH काइनेज जो है, ठीक है, उसने अगर एक्टिव भी कर सकता है वो PDH कॉम्प्लेक्स को इनएक्टिव भी कर सकता है। एक्टिव वो तब करेगा जब वो उसमें से फॉस्फेट हटाने का काम करेगा, ठीक है। फॉस्फेट हटाएगा कैसे कि फॉस्फेट को लूज़ करा के ATP की फॉर्मेशन कराएगा। फॉस्फेट को लगवाएगा कैसे कि ATP को ADP में कन्वर्ट कराएगा तो फॉस्फेट आके लग जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि कौन इसको एक्टिव करवाने में हेल्प करेगा, कौन से सब्सटेंसेस और कौन इनएक्टिव। ATP जो कि बन रहा है नॉर्मल हमारे रिस्पायरेशन में, NADH भी, ठीक है, बन रहे हैं डिफरेंट स्टेप्स के अंदर जो रिस्पायरेशन के स्टेप है। एसिटाइल को ए भी बन रहा है। अगर ये चीज़ें ऑलरेडी सेल के अंदर ज़्यादा है तो इसका मतलब है PDH, तो ये सब्सटेंसेस जो हैं ATP NADH एसिटाइल को ए, ये PDH काइनेज को इनएक्टिव करवा देंगे क्योंकि ऑलरेडी इनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है। सॉरी, इनएक्टिव नहीं कराएंगे, एक्टिवेट करेंगे। और NAD को ए और पायरुवेट, ये जो चीज़ें हैं ये इसको जो है वो इनएक्टिव करवाएंगी, PDH काइनेज को इनएक्टिव करवाएंगी ताकि, अच्छा, PDH काइनेज जो है ना इस पर पॉजिटिव इफेक्ट देंगे ATP NADH एसिटाइल को ए, ठीक है। पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब है कि वो चाहेंगे कि एक्टिव हो जाए हमारा, ओके। जो हमारे पास ATP NADH स्टाइल के सेल के अंदर ऑलरेडी ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब है कि अब हमने PDH कॉम्प्लेक्स को इनएक्टिव करना है तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा इन चीज़ों का। और जब हमने इसको हमने एक्टिवेट करना होगा तो NAD को है पायरुवेट की जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो पायरुवेट काइनेज को ये सिग्नल भेजेगी कि आप PDH कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट होना चाहिए। PDH फॉस्फेटेज की हम बात करें तो ये स्पेसिफिकली मसल के अंदर होता है या एडिपोज टिश्यू में ज़्यादा इसका इफेक्ट है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जब मसल के अंदर ज़्यादा, इसका मतलब है मसल एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको ATP चाहिए तो उसको PDH कॉम्प्लेक्स को एक्टिव करवाना है, ठीक है। तो उस पर स्टिमुलेटरी इफेक्ट देगा। इसी तरह एडिपोज टिश्यू के अंदर इंसुलिन का काम है कि उसने ग्लूकोज के लेवल को कम करवाना है तो वो इसी तरह करवाएगा। ग्लूकोज यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगी, ज़्यादा कब होगी, जब PDH कॉम्प्लेक्स एक्टिव होगा तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा, ठीक है। PDH काइनेज के लिए ये दो सब्सटेंसेस हैं, ये इसको एक्टिवेट करवाएंगे जबकि ये चाहेंगे ये इनएक्टिव करवा देंगे, ठीक है, जबकि ये एक्टिवेट करवाएंगे और ये मसल और एडिपोज टिश्यू के लिए। ये इसकी रेगुलेशन है PDH कॉम्प्लेक्स की। ATP और NADPH जब सेल के अंदर ज़्यादा होंगे तो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ही टर्नड ऑफ हो जाएगा।
ठीक। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी, जो E1 कंपोनेंट यानी कि पहला एंजाइम है, अगर उसकी डेफिशिएंसी होती है इसका मतलब है आगे रिएक्शन नहीं हो सकता। जब आगे रिएक्शन नहीं होगा तो पायरुवेट एनारोबिक रिस्पायरेशन में चला जाएगा एंड इट विल फॉर्म लैक्टेट और वो करवा देगा लैक्टिक एसिड एसिडोसिस। ठीक है, एंड इट कैन रिजल्ट इन न्यूरो डिजनरेशन, स्पैस्टिसिटी। ठीक है, E1 डिफेक्ट जो है बेसिकली एक्स लिंक डोमिनेंट है कि मेल फीमेल दोनों को अफेक्ट करता है। इसके ट्रीटमेंट क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट की डिस्ट्रिक्शन करवाते हैं, क्योंकि अगर कार्बोहाइड्रेट आप डाइट में लेते रहेंगे तो यही स्टेप बार बार होगा। तो इस और E1 तो वैसे भी एब्सेंट है, तो चीज़ों के एक्यूमुलेट होने से ज़्यादा एसिडोसिस हो जाएगी और TPP से हम इसमें सप्लीमेंटेशन देते हैं। एक और क्लिनिकल है लीक सिंड्रोम। लीक सिंड्रोम क्या होता है कि दिस इज सब एक्यूट नेक्रोटाइजिंग एंसेफेलोमायोपैथी। ठीक है, इसमें जो PDH कॉम्प्लेक्स है उसमें म्यूटेशन हो जाती है, बिकॉज PDH कॉम्प्लेक्स पूरा हमारे पास प्रोटीनियस इन नेचर है। ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से ही बन रहा था, तो जिस जीन से ये ट्रांसक्राइब होके आ रहा था उसमें कोई म्यूटेशन आ गई है। ठीक है, या फिर ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो प्रोटीन्स है उसमें, या फिर ATP सिंथेज जो आगे मैं आपको बताऊंगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इन सब में म्यूटेशन की वजह से ये हो सकता है। ठीक है, तो इन सब में म्यूटेशन की वजह से नुकसान ये होगा कि ATP प्रोडक्शन जो है वो सही नहीं हो सकेगी एंड इट कैन रिजल्ट इन वेरियस डेंजरस सिम्टम्स। ये लीक सिंड्रोम है। ओके, फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया डिटेल में, जब पायरुवेट को हमने एसिटाइल को ए के अंदर कन्वर्ट किया। अगले स्टेप की बात करते हैं। एसिटाइल को ए को हमने कंडेंस करवाना है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ एंड अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट। ठीक है, चूँकि सिट्रेट बन रहा है तो इसके लिए एंजाइम होगा सिट्रेट सिंथेटेज। इसको TCA साइकिल इसलिए कहते हैं, इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, बिकॉज फर्स्ट कंपाउंड जो है वो 3 कार्बन वाला होता है एंड दैट इज सिट्रेट। इसमें वाटर ऐड हो रहा है, को एंजाइम ए निकल रहा है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात एक और ये भी कि सिट्रेट जो है वो एसिटाइल को ए बनाता है, जो फैटी एसिड की सिंथेसिस भी कराता है। दिस विल बी डिस्कस्ड इन फैटी एसिड सिंथेसिस। अच्छा, अब ये जो एंजाइम है इसका अगर हम थोड़ा मैकेनिज़्म की बात करें कि ये काम किस तरह करता है सिट्रेट सिंथेस। बेसिकली जो सिट्रेट सिंथेस है उस पर पहले ऑक्सैलो एसीटेट, क्योंकि इन दोनों ने बाइंड करना उस एंजाइम के साथ आके, तभी ये दोनों रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि इस एंजाइम पे आके ऑक्सैलो एसीटेट बाइंड करते हैं। जब वो बाइंड कर जाता है तो सिट्रेट सिंथेस जो है उसमें कन्फर्मेशनल थोड़ा सा एंजाइम में चेंज आता है, जिसकी वजह से एक साइट क्रिएट हो जाती है कि अब एसिटाइल को ए भी बाइंड कर सकता है। वो बाइंड करेगा, अल्टीमेटली दोनों रिएक्ट करेंगे और सिट्रेट बन जाएगा। इसकी अगर हम रेगुलेशन की बात करें स्टेप की, अच्छा सिट्रेट की हम बात करें तो सिट्रेट जो है वो PFK को इनहिबिट कराते हैं। जो ग्लाइकोलिसिस में आपको मैंने फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज वाला स्टेप बताया था, जो रेट लिमिटिंग एंजाइम था, सिट्रेट उसको इनहिबिट करा देता है। सो सिट्रेट हैज़ अ पोटेंट इफेक्ट ऑन ग्लाइकोलिसिस। सिट्रेट एक्टिवेट किस चीज़ को करता है, फैटी एसिड सिंथेसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है एसिटाइल को ए सिंथेस, उसको ये एक्टिवेट करता है, ताकि अगर ये ज़्यादा हो तो ये बजाय इसको साइकिल को पूरा करने के फैटी एसिड सिंथेसिस में चला जाए। ठीक है, इसका सेकंड स्टेप होता है, ओके जी, सेकंड स्टेप की बात करते हैं तो अभी हमने सिट्रेट को आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट कराना है। ठीक है, मीन्स इसकी आइसो फॉर्म के अंदर इसे को कराते हैं एंजाइम एसोनिटेज, जिसमें आयरन सल्फर होता है। ठीक है, ये प्रोटीन है, तो ये उसको आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट करा देगा। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो एसोनिटेज है उसको कौन इनहिबिट कर सकता है, फ्लोरो एसिडेट, दिस इज़ रैट पॉइजन। ठीक है, वो क्या करता है कि फ्लोरो एसिटाइल को ए बनाता है और वो जाके ऑक्सैलो एसीटेट के साथ बाइंड करता है। ठीक है, और वो जो है वो फ्लोरोसिट्रेट बनवा लेता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि एसिटाइल को ए ने ऑक्सैलो एसीटेट के साथ बाइंड किया तो सिट्रेट बना। रैट पॉइजन क्या होता है, फ्लोरो एसीटेट, वो क्या करता है पहले वो अपना ही यानी फ्लोरो एसिटाइल को ए बना के ऑक्सैलो एसीटेट के साथ बाइंड करके अब नॉर्मल सिट्रेट यानी फ्लोरोसिट्रेट बना लेता है, तो वो एसोनिटेज को इनहिबिट कर देता है। ठीक, जिसकी वजह से सिट्रेट जो है वो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता और अल्टीमेटली सिट्रेट एक्यूमुलेट हो जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिपिन कॉर्ड से बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट आपके पास है सिट्रेट। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करें तो आइसोसिट्रेट को अब हमने करवाना है अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट। अच्छा, अब अगले पॉइंट इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप स्टेप्स को याद किस तरह रखेंगे। ये तो हो गया सिट्रेट आइसोसिट्रेट। जो अगले 2 स्टेप्स हैं ना वो हमारे पास ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के हैं। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मींस के एक तो ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, और दूसरा क्या काम हो रहा है, सॉरी ऑक्सीडेशन नहीं हो रही, डिहाइड्रोजनेशन हो रही है। ठीक है, और दूसरा ये काम हो रहा है कि डी कार्बोक्सिलेशन या कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है। अब आइसोसिट्रेट है, इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा, वो हाइड्रोजन NAD पिक करेगा और वो ऑक्सीडेशन भी हम इस प्रोसेस को कह सकते हैं।
ओके, इसमें बेसिकली हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, बिकॉज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होती है, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इन 2 स्टेप्स के अंदर होने जा रही है। यहाँ पे ये वाला जो स्टेप मैं आपको बताऊंगी, आइसोसिट्रेट जब अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज़ रेट लिमिटिंग स्टेप, ठीक है। ये ऐसा स्टेप है जिसने पूरे रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करना होता है। अब इसमें आइसोसिट्रेट अपना हाइड्रोजन निकाल देगा, वो NAD भी कर लेगा और अल्टीमेटली NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस H पॉजिटिव में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारेट में। ये कौन कराएगा? आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज, क्योंकि हाइड्रोजन को निकलवाया इसने। इस स्टेप को रेगुलेट कौन करेगा? ये बहुत ही जनरल सी बातें हैं, ठीक है। ये खुद भी आपको पता ही होंगे कि ATP NADH प्रोडक्ट्स है ना, एंड प्रोडक्ट जब ये ऑलरेडी ज़्यादा होंगे तो ये स्टेप को इनहिबिट कर देंगे, ठीक है। और ATP और कैल्शियम जो है ये इस स्टेप को एक्टिवेट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट अल्फा कीटोग्लूटारेट को कन्वर्ट करना है सक्सिनाइल CoA के अंदर। इसमें भी वही चीज़ हो रही है कि NAD NADH में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी लॉस हो रही है। NADH सक्सिनाइल CoA इसको इनहिबिट कर देंगे, ठीक है, और कैल्शियम इसको एक्टिवेट करेगा। जो अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट हो रहा था सक्सिनाइल CoA के अंदर, इट इज़ वाया द एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। अब ये वाला जो हमारे पास एंजाइम है ना, ये भी बिल्कुल जो PDH कॉम्प्लेक्स आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में, बिल्कुल वैसा ही है कि इसके 3 एंजाइम होते हैं, 5 को एंजाइम काम भी बिल्कुल उसी तरह करता है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इसकी रेगुलेशन जो है वो फॉस्फोराइलेशन डिफॉस्फोराइलेशन से नहीं होती। उसकी हमने रेगुलेशन कहा था काइनेसिस और फॉस्फेटेजेस रेगुलेट करते हैं, ये उस तरह से रेगुलेट नहीं होता। बाकी सारा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही है। स्टाइल CoA था, एक्सेलोसिट्रेट के साथ बाइंड किया, सिट्रेट बन गया, सिट्रेट कन्वर्ट हुआ आइसोसिट्रेट में, आइसो कन्वर्ट होगा अल्फा कीटोग्लूटारेट में, कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल CoA में। अब सक्सिनाइल CoA को कन्वर्ट कराएंगे सक्सिनेट के अंदर। सक्सिनाइल CoA के अंदर थायोएस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है, उसको तोड़ना है। वो कौन तोड़ेगा? जो इसका एंजाइम है सक्सिनेट थायोकाइनेज, वो बॉन्ड को तोड़ेगा, सक्सिनेट में कन्वर्ट करा देगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि इस स्टेप के अंदर GTP प्रोड्यूस हो रहा है। GTP क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? ताकि वो ATP बना सके। एक GTP का मॉलिक्यूल एक ATP देता है, ठीक। अच्छा, एक और बात इसमें है बस ये कि अमाइनो एसिड फैटी एसिड जिनमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, जो इवन नंबर होते हैं उनका थोड़ा सा चेंज होता है स्टेप्स, लेकिन जो ऑड नंबर होते हैं उसमें प्रोपेनाइल CoA सक्सिनाइल में कन्वर्ट हो जाता है सिंस इट वाज रिलेटेड टू, लेकिन ये डिटेल में चीज़ फैटी एसिड सेंसेस में हम देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की ये एक एग्जांपल आप कह सकते हैं, बिकॉज फॉस्फेट उसमें से निकल रहा था सबस्ट्रेट के अंदर से, ठीक है। अगला स्टेप क्या? सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करना है, फ्यूमरेट को मैलेट में, मैलेट को ऑक्सैलोस्टेट। जो अगले 3 स्टेप्स हैं आपने इस तरह याद रखना है कि इसके अंदर क्या हो रही है? डीहाइड्रोजनेशन हो रही है, ठीक है। डीहाइड्रोजनेशन फॉलोड बाय हाइड्रेशन और फिर डीहाइड्रोजनेशन, ठीक है। डीहाइड्रोजनेशन हो रही है, वाटर ऐड हो रहा है, फिर डीहाइड्रोजनेशन हो रही है। सो सक्सिनेट है, फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा, सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज से, क्योंकि वो हाइड्रोजन निकाल रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है MCQ के लिए कि सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज ये ओनली एंजाइम जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से आता है। नॉर्मली हमें पता है कि सारे एंजाइम्स पेप्टाइड साइकिल के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। इसका जो है वो FAD कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 के अंदर। फ्यूमरेट है, वाटर ऐड होगा, फ्यूमरेज की प्रेजेंस में बन जाएगा एल्मेलेट, और अमाइनो एसिड के कैटाबॉलिज्म से, ठीक है, यूरिया साइकिल से, प्यूरिन सेंसेस से भी फ्यूमरेट बनता है। एल्मेलेट कन्वर्ट हो गया, उसकी डिहाइड्रोजनेशन हो गया, हाइड्रोजन निकलेगा, उसमें से NADH इस बार बनेगा और अल्टीमेटली ऑक्सैलोएसीटेट दोबारा आ जाएगा, जो स्टार्टिंग का हमारे पास स्टार्ट हमने जिससे किया था ऑक्सैलोएसीटेट से, ठीक हो गया। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट बात एक और ये भी है कि डेल्टा G पॉजिटिव है, मीन्स के ये रिएक्शंस हैं जिसमें एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है। मैं आपको बता दूँ डेल्टा G पॉजिटिव और डेल्टा G नेगेटिव का क्या मतलब है। डेल्टा G पॉजिटिव का मतलब है कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एनर्जी कम है, मीन्स के रिएक्शन ने अपनी एनर्जी लूज़ की है। डेल्टा G पॉजिटिव का मतलब है कि प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा है रिएक्टेंट्स की निस्बत, ठीक है, यानी रिएक्शन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है। डेल्टा G नेगेटिव का मतलब है प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है कि रिएक्शन ने एनर्जी जो है वो रिलीज़ की है, ठीक है। सो इसके जो ज़्यादातर रिएक्शंस हैं हमारे पास ये वाले डेल्टा G नेगेटिव ही होता है, एक्सेप्ट दिस रिएक्शन जो लास्ट वाला है उसका डेल्टा G पॉजिटिव होता है। ओके, इसमें आगे आ जाते हैं एनर्जी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। तो इंटरमीडिएट्स के तो नेट कंजम्पशन या प्रोडक्शन नहीं हो रही है। एक बार साइकिल रन करेगी तो 3 NADH बनेंगे, ठीक है। NADH एक आपको क्या स्टार्ट में बन रहा था, इसके अलावा एक इधर है, एक यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, एक यहाँ पे नहीं, स्टार्ट वाला नहीं हम काउंट करेंगे, ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। तो एक बार रन करेगी 3 NADH बनेंगे, एक FADH2 बनेगा। एक NADH से हमारे पास आ जाती है 3 ATP, ठीक है।
तो इसको कैलकुलेट करें 339 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और जीटीपी से भी एक एटीपी आया था, टोटल 12 एटीपी। एक एसिटाइल को ए के लिए 12 एटीपी प्रोड्यूस होंगे, ठीक। रेगुलेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें वही एंजाइम्स रेगुलेट करेंगे जिनका डेल्टा जी नेगेटिव होगा, क्योंकि पूरे मैंने आपको रिएक्शन का बताया कि डेल्टा जी नेगेटिव एक्सेप्ट फॉर द वन स्टेप। और जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट है वो पीडीएच कॉम्प्लेक्स ही प्रोवाइड करेगा। रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स मीन्स द कंपाउंड जो कि एन जैसे NADH में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। एडीपी एक्टिवेट कर रहा था पीडीएच कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास ये रेगुलेट करता है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, जो दोनों मेजर कॉम्प्लेक्सेस हैं ना, उनको एडीपी कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि एडीपी मींस के एटीपी का लेवल अगर बॉडी के अंदर कम है, ठीक है, तो एटीपी जब भी कम होगी तो इसका मतलब इन दोनों चीज़ों को हमने एक्टिवेट करवाना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल, उसकी रेगुलेशन, उसके जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बातें जो लिपिन कॉर्ट में लिखी हैं वो मैंने इन नोट्स में कवर की हैं। थैंक यू वेरी मच।